हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 क्लास 12 के हिंदी के संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं, इसके हम लोग सारांश को देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 बातचीत और चैप्टर 2 उसने कहा था और संपूर्ण क्रांति के प्रश्न उत्तर, अर्धनारीश्वर के प्रश्न उत्तर, इन सभी का डिस्कशन हम लोगों ने कर चुका था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि बाहर जाने की वजह से 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो आएगा, इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी सूचित कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, मतलब कि पूरे भारत देश में क्रांति का माहौल उत्पन्न हो गया था। कहा जाता है संपूर्ण क्रांति का नारा भी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो बोला कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था। उसी भाषण का एक छोटा सा अंश इस चैप्टर में दिया गया है। अगर हम लोग जयप्रकाश नारायण के जन्म के बारे में जानें तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और इसकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। और इसका जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव, जो अभी वर्तमान में बलिया और सारण जिले में फैला हुआ है। और इसके बचपन का नाम था बाउल। यह बहुत ही प्रसिद्ध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किस लेखक के बचपन का नाम बाउल था। तो आप लोग जान चुके कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। इसको और विस्तार से जाने तो जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम फुलरानी देवी एवं हरसुध दयाल था। इसकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। यह ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। और इसके साथ और जाने तो 1929 में जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान दिया गया था और 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि संपूर्ण भाषण स्वतंत्रता पुस्तिका के रूप में जनशक्ति पटना से प्रकाशित है। इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिए। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब जयप्रकाश नारायण जी भाषण दे रहे थे पटना में, तो इनकी भाषण को लोग शांत मन से सुन रहे थे और भाषण सुनने के बाद सभी के हृदय में क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई। तो पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण हुआ। मतलब इसके बाद पटना में कोई भी ऐसा भाषण नहीं हुआ, कोई भी ऐसा भाषण देने वाले नहीं आए। आगे बोलता है कि अपने भाषण के प्रारंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। बोला हमें देश में आज़ादी मिल गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे हमें आज़ादी नहीं मिली है। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भुखमरी हो रही है, बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। तो इन सभी को संघर्ष से ख़त्म करनी है। आगे बोलता है कि भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे
कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है। और यह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, किसने कहा था कि ना जाने जनता को अभी कितने दूर जाना है। तो यह बात नेहरू जी ने कहा था। बल्कि कठिन परिश्रम करने हैं, त्याग करने हैं। जेपी ने कहा अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान में है। बोला अगर इन सभी को हमारे समाज से मुक्त करवाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करने की सलाह दी। मतलब उन्होंने युवाओं को एक हौसला दिया कि आप लोग क्रांति में शामिल होइए, हाँ मैं आप लोगों का नेतृत्व करूँगा। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। लोगों की आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधों पर लिया। उन्होंने जन संघर्ष समिति का गठन किया। आगे बोलता है कि जेपी ने अपनी भाषण में अमेरिका प्रवास की बात कही है। आप लोग इस क्वेश्चन आंसर में देखे होंगे कि मैंने बताया था कि गांधी जी किस प्रकार अमेरिका में अपनी पढ़ाई किया, किस प्रकार अमेरिका में पढ़ाई के लिए कौन कौन से काम किए, क्योंकि उन्होंने सत्यदेव का भाषण सुना था। उसमें कहा था कि विद्यार्थी अमेरिका में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसी का भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे बीएससी की पढ़ाई करने के लिए। आगे है अमेरिका में वे मजदूरी कर पड़ते थे। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। तो इसमें बोला गया है कि अमेरिका में वे मजदूरी करके अपनी पढ़ाई करते थे। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम डाल चुके हैं। क्योंकि जेपी नारायण अर्थात जयप्रकाश नारायण का जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है। इसने बहुत सारे कष्टों को सहा है। आगे बोलता है कि पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना लेनिन का था, उसमें लेनिन का यहाँ पर नेतृत्व था, अतः लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। तो जयप्रकाश नारायण जी लेनिन से प्रभावित थे। यह भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण किससे प्रभावित थे। तो याद रखिएगा लेनिन से। लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए। तो कौन बन गए? जयप्रकाश नारायण जी। तो अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में शामिल हो गए। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इसे जेल कर दिया गया था। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं रह गए, इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी बताया और ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। यह भी आपके किताब का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस क्लास का PDF और बाकी जितने भी क्लास मैंने लिया है उन सभी क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड करके और कॉपी में लिख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है कमलजीत ऑनलाइन क्लासेस। तो बोला आगे है कि जेपी आंदोलन अर्थात जयप्रकाश नारायण आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी उन सभा को सफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में किया था। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि आंदोलन के क्रम में मैंने जो जो भी नियम बनाए थे उन सभी नियमों की उन्होंने चर्चा अपने भाषण में किया था। बोला कि लोगों को ट्रेन से उतारा गया। उस समय जब कोई नीच जाति हो या फिर कोई गरीब जब ट्रेन में सफ़र करता था उन्हें ट्रेन से निकाल दिया जाता था। लाठियाँ चलाई गई, लोगों पर लाठियाँ चलाई गई। जेपी ने इसे लोकतंत्र पर कलंक माना। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांति कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। तो जयप्रकाश नारायण उन सभी को दुश्मन मानते हैं जो शांति में चल रही सभा, जो शांति से सभा चल रही है उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं, उसमें रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो वह सभी जयप्रकाश नारायण के दुश्मन हैं।
ये इंदिरा गांधी की चर्चा करते हैं। ये इंदिरा गांधी के बारे में भी कहा था। उनके अनुसार अर्थात जयप्रकाश नारायण के अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। इसका कहना था कि मेरी लड़ाई किसी भी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उनके नियमों से है, उनकी सिद्धांतों से है, उनकी गलत नीतियों से है, उनकी गलत कार्यों से है। आगे बोलते हैं कि भाषण के क्रम में वे बापू एवं जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। जयप्रकाश नारायण बोलते हैं कि मैंने जवाहरलाल नेहरू और बापूजी की भी आलोचना किया था। वे गांधी जी का भी विरोध करते हैं क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट जो थे। नेहरू जी को वे भाई कहा करते थे। जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू को भाई कहकर संबोधित करते थे। अपने भाषण में वे नेहरू जी की विदेश नीति का विरोध की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। भाषण क्रम में उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की। जयप्रकाश नारायण का कहना था यहाँ पर दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए। दल विहीन लोकतंत्र का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई भी दल का मतलब अधिकार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दल विहीन होना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश आंदोलन में दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता के भावना के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की थी। साम्यवाद एवं दल विहीन एवं राज्य विहीन समाज में संबंधों की चर्चा जेपी ने की है। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण का मात्र एक ही उद्देश्य था, संपूर्ण क्रांति। हम संपूर्ण क्रांति के सहारे से देश में जो भुखमरी चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, महंगाई चल रही है, भ्रष्टाचार चल रही है, इन सभी को यहाँ से दूर करनी है, अर्थात यहाँ से भगाना है, इससे मुक्त करनी है। तो इसका मात्र एक ही सहारा है, संपूर्ण क्रांति। देश का सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। मतलब कि जब तक हम लोग क्रांति नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में बदलाव नहीं हो सकता है, चाहे वो सामाजिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो या नैतिक बदलाव हो। इस क्रांति को लाने में जन संघर्ष समिति की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपनी भाषण में किया। बोला कि यह क्रांति तभी हो सकता है जब सभी लोग एकजुट होंगे, अर्थात जन संघर्ष समिति का निर्माण होगा। उनके अनुसार दल विहीन संघर्ष समिति ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेगी। तो जयप्रकाश नारायण का मानना था कि दल विहीन लोकतंत्र समिति ही विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार का तय कर सकता है। साथ ही जनप्रतिनिधियों पर इन संघर्ष समितियों का ही नियंत्रण होगा। जनप्रतिनिधि निरंकुश ना हो, इसका ध्यान जन समितियों को रखना पड़ेगा। यह संघर्ष समिति अस्थायी रूप से कार्य करेगी। साथ ही यह समितियां केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक कार्य के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी। इसका कहना था कि जन संघर्ष समितियां निरंकुश हो, चाहे समाज में कोई भी गलत काम होता हो, गलत सिद्धांत हो, उन सभी के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा। तो बताइएगा कमेंट करके कि इस चैप्टर का सारांश आपको कैसा लगा। बाकी बातचीत चैप्टर का भी सारांश हम लोगों ने देखा था। दूसरा चैप्टर अर्थात उसने कहा था वो का भी हम लोग सारांश देख चुके थे। और याद रखिएगा कि इस चैप्टर का सारांश 2019 में पूछा गया था। 2019 में दीर्घोत्तरीय में पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो अर्थात यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार से याद नहीं होता है तो बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपके दिमाग में याद आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही याद रहता है, बिना प्रैक्टिस से कभी याद नहीं रहता है। और महात्मा भगत सिंह ने कहा था कि विपत्तियां ही मनुष्य को पूर्ण बनाती। हम लोग आगे में पढ़ेंगे एक लेख और एक पत्र में उसने कहा था कि प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में
कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, उससे घबराना नहीं है। जो इन मुश्किलों से को देखकर आत्महत्या करते हैं, तो ऐसी मृत्यु को भगत सिंह ने कायरता कहा था। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए और जो भी आपके जीवन में मुश्किलें आती है उसका डटकर सामना कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए, अपने शिक्षकों का नाम रोशन कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।